तो लास्ट क्लास में हम खानवा का युद्ध पढ़ रहे थे, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब उससे आगे शुरू करते हैं। तो हमने देखा था कि जो हमारे राणा सांगा थे, खानवा में जब युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें राणा सांगा को कसन का मेवात के रूलर ने और महमूद दोनों ने सपोर्ट किया था। तो इस सपोर्ट के बावजूद भी क्या हुआ था कि राणा सांगा हार गया था। क्योंकि उसने वहाँ पर जो मुगल ने आर्टिलरी यूज़ करी थी वही स्ट्रेटजी यूज़ की जो उसने पानीपत के वॉर में यूज़ की थी। तो एब्सोल्युटली अल्टीमेटली क्या हुआ, राणा सांगा हार गया और उसके नोबल्स ने उसको पॉइजन कर दिया और उसकी सुसाइडल डेथ हो गई। अब ये जो डेथ थी ये बहुत ही वैरियर प्रोड्यूस बाय राजस्थान। अब इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ही भयानक सा वार प्रोड्यूस हो गया राजस्थान में। राणा सांगा की डेथ के साथ ही जो राजस्थान को यूनाइट करने का और जो उसका एक्सटेंशन आगरा तक बढ़ाने का जो सपना था ना, वो एक तरीके से टूट गया, ठीक है ना। द ड्रीम ऑफ यूनाइटेड राजस्थान एक्सटेंडिंग अप टू आगरा रिसीव्ड ए सीरियस सेटबैक। काफ़ी सेटबैक लगा, यानी काफ़ी दूर ठहर गया एक तरीके से। तो बैटल ऑफ खानवा जो है इसने क्या करा, बाबर की पोजीशन को दिल्ली आगरा रीजन में क्या कर दिया, सिक्योर कर दिया, ठीक है ना। इसका जो रिजल्ट था वो क्या निकल के आया, आप चाहो तो एक बार लिख सकते हो कि बाबर की जो पोजीशन थी उसे क्या कर दिया गया, बाबर की पोजीशन है सिक्योर्ड हो गई अब, ठीक है ना। अब उसे पता था अब उसे खतरा इधर से नहीं है, दिल्ली और आगरा रीजन में क्या होगी, उसकी पोजीशन सिक्योर्ड हुई। क्योंकि दिल्ली आगरा तक जो था, आगरा से थोड़ा सा दूर एक जगह थी, वहाँ तक जो है राणा ने जीत लिया था, ठीक है ना। भेरा नाम जगह थी, मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ तक उसने जीत लिया था जो आगरा से थोड़ा पास में थी। तो जब उसने राणा को हरा दिया तो उसकी जो पोजीशन थी दिल्ली और आगरा में वो क्या हो गई है, वो सिक्योर हो गई। तो बाबा ने अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथ करने के लिए उसने सोचा कि अब वो कुछ और जगहों को और जीते। जैसे कि वो चाहता था फोर्ट्स को जीतना, वो ग्वालियर और धौलपुर के फोर्ट्स को जीतना चाहता था जो आगरा के ईस्ट में थे। आगरा के ईस्ट में जो फोर्ट्स थे ग्वालियर और धौलपुर के, उनको जीतना चाहता था वो, ठीक है। और साथ ही साथ उसने जो है एनेक्स भी किया था। तो अब क्या होता है कि जो उसने एनेक्स करने की सोची, उसने क्या सोचा कि वो अलवार, ठीक है ना, वो चाहता था कि वो एक तो वो ये चाहता था वो ग्वालियर और धौलपुर के फोर्ट्स को जीत ले, ठीक है ना, जो आगरा के ईस्ट में है। साथ ही वो चाहता था जो अलवार बहुत बड़ा पार्ट है हसन खां मेवाती से, हसन खां मेवाती के अंडर में था अलवार, अलवार के एक बहुत बड़े पार्ट को भी एनेक्स करना चाहता था वो, ठीक है ना। अब उसने एक कंपेन चलाया मेदनी रॉय के अगेंस्ट में। मेदनी जो रॉय थे वो कौन थे, वो चंदेरी के रूलर थे, ठीक है ना। मालवा में एक जगह थी चंदेरी, मालवा में एक जगह थी चंदेरी, उस चंदेरी के रूलर का नाम था मेदनी रॉय, ठीक है ना। तो उन्होंने कंपेन शुरू करा मेदनी रॉय के अगेंस्ट में, ठीक है ना। मालवा में जगह चंदेरी के रूलर मेदनी रॉय के अगेंस्ट कंपेन शुरू करा और चंदेरी को कैप्चर किया, ठीक है ना। जब राजपूत को डिफीट करा, राजपूत डिफीट करने के बाद में, ठीक है ना, और उसने क्या करा, और चंदेरी वाज कैप्चर्ड आफ्टर द राजपूत डिफेंडर्स हैड डेड फाइटली टू द लास्ट मैन एंड द वुमेन परफॉर्म जौहर। जब राजपूतों को हराया गया था वहाँ पे राणा सांगा के टाइम पे, तब वहाँ की जो लेडीज़ें थी उन्होंने क्या करा था, जौहर किया था, ठीक है ना। जौहर एक ट्रेडिशन होता था जिसमें औरतें क्या करती थी, किसी और को अपने आप को समर्पित करने की बजाय वो खुद को आग में डालकर अपनी जान दे दिया करती थी। तो जौहर हुआ था। तो जब चंदेरी को कैप्चर किया गया, राजपूतों को हराया गया लड़ाई, तो भी वहाँ पे वुमेन्स ने क्या करा, जौहर किया। तो बाबर ने अपना प्लान जो था वो कट कर दिया और उन्होंने सुना था कि अफगान में ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ जो क्या कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं, ठीक है ना। कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पर ग्रो कर रही हैं। अब आगे देखते हैं, आगे में क्या है, अफ़गान्स के बारे में है कि अब अफ़गान्स को भी मतलब बाबर किस तरीके से हराएगा इसके बारे में, ठीक है। अब क्या होता है कि हालांकि अफ़गान जो थे हैड बीन डिफीट हो चुके थे, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने अपने आप को मुगल रूल के खिलाफ कंसोइल भी नहीं कर पाए थे। लेकिन जो ईस्ट यूपी है, ईस्ट यूपी में अभी भी अफ़गान के चीफ का डोमिनेशन था, ठीक है ना। कहाँ पर डोमिनेशन था, ईस्ट यूपी में, ईस्ट यूपी के अंदर अफ़गान्स का डोमिनेशन अभी भी था, ठीक है। और हमने भी पढ़ा, और साथ ही साथ में क्या था कि टेंडर दे एलिजेंस टू वॉर बट दे प्रिपेयर टू थ्रो इट ऑफ एनी टाइम। और वो ये चाहते थे कि वो किसी भी तरीके से अलायंस बनाए और बाबर को यहाँ से बाहर ढकेल दें, बाबर को यहाँ से ढकेलने के लिए प्रिपेयर हमेशा रहते थे, प्रिपेयर खुद को कर रहे थे। तो अफ़गान के जो सरदार थे, जिसमें एक का नाम था नुसरत शाह जो बंगाल का रूलर था, ठीक है ना। नुसरत शाह जो है वो कहाँ पे रूल कर रहे थे, वो रूल कर रहे थे आपके बंगाल के अंदर, ठीक है। ये भी कौन थे, अफ़गान थे। और इन्होंने क्या कर ली थी, इब्राहिम लोदी की बेटी से शादी की थी। इनकी शादी किससे हुई थी, इब्राहिम लोदी की बेटी से, यानी कि ये कौन हो गए उसके उसका ये जमाई हो गए इब्राहिम लोदी के, ठीक है।
अब बंगाल के अंदर ये रूलर बन चुके, बंगाल के अंदर ये रूलर थे और इब्राहिम लोदी की बेटी से इन्होंने शादी की थी। अब क्या होता है, काफ़ी बार होता है कि जो अफ़गान जो थे वो मुगल्स को मतलब कि ईस्टर्न यूपी से आउटस्टेट करना चाहते थे, है ना। मुगल ऑफिशियल्स जो ईस्टर्न यूपी में आ रहे थे और वो कन्नौज तक पहुंच चुके थे, उनको क्या करना चाहते थे, वो आउटस्टेट करना चाहते थे, भगाना चाहते थे वहाँ से, ठीक है ना। लेकिन उनकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या थी कि उनके अंदर कोई भी एक पॉपुलर लीडर नहीं था, ठीक है ना। कोई भी ऐसा लीडर नहीं था जो मतलब आकर के बाबर से लड़ सके, एक तरीके से पॉपुलर लीडर नहीं था। ये उनकी वीकनेस थी, ठीक है ना, कि पॉपुलर लीडर उनके पास में नहीं है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी का मतलब ब्रदर होता है, वो अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है, किसके, बाबर के। कहाँ पे, खानवा में, ठीक है ना। तो महमूद लोदी और हसन खां मेवाती दोनों ने सपोर्ट करा था राणा सांगा के युद्ध में, राणा सांगा को खानवा के युद्ध में। तो महमूद लोदी जो था वो इब्राहिम लोदी का भाई था और उन्होंने लड़ाई करी थी बाबर के अगेंस्ट में, कब, खानवा में, ठीक है ना। और वो कहाँ पहुँच चुका था, बिहार पहुँच चुका था, ठीक है ना। क्योंकि अफ़गान के लीडर्स ने उसे बुला लिया था, क्योंकि उनका भी दुश्मन कौन था, बाबर था। और अब वो चाहते थे कि अब जो महमूद लोदी है वो हमारे साथ मिलकर के किससे लड़ाई करे, मुगल से लड़ाई करे, ठीक है। तो अफ़गान ने उसे अपना लीडर चुन लिया और मस्टर्ड स्ट्रेंथ अंडर है, और जो मस्टर्ड स्ट्रेंथ थी मतलब कि जो सेना की जो पावर थी वो सब उसके अंडर में दे दी। लेकिन बाबर जो था उसने इस चीज़ को इग्नोर नहीं करा, ठीक है ना। उसने क्या करा, 1529 में आगरा को छोड़ा और ईस्ट के लिए बिगिन किया। बाबर ने आगरा को छोड़ करके तुम्हारा 1529 के अंदर कहाँ पे बिगिन करना शुरू करा, ईस्ट की तरफ, ठीक है, क्योंकि उसने किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लिया था। तो बाबर ने ईस्ट की तरफ बिगिन किया जब उन्हें पता चल रहा था कि ईस्ट में जो अफ़गान्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। अब क्या होता है कि जब वो गंगा नहीं, बनारस के पास में, बनारस से भी गंगा होके गुजरती है, तो बनारस के पास में गंगा को क्रॉस करा और उन्होंने क्या देखा कि एक कंबाइंड फोर्स खड़ी है, किसकी, अफ़गान की, जिसमें कौन कौन शामिल हैं, नुसरत खां बंगाल के रूलर शामिल हैं, जो कि इनकी शादी इब्राहिम खां लोदी की बेटी के साथ हुई थी, ठीक है ना। और एट द क्रॉसिंग ऑफ रिवर गंगा को क्रॉस करते समय, ठीक है ना, जब उन्होंने रिवर गंगा को क्रॉस करा, बनारस में रिवर गंगा को क्रॉस करा, तब उन्हें क्या पता चला, उन्हें पता चला कि उनके फ्रंट में एक अफ़गान्स की जो फोर्स है वो खड़ी है, ठीक है ना, और वो भी कंबाइंड फोर्स खड़ी थी। और इसमें कौन शामिल था, नुसरत शाह शामिल था, जो कि कौन था, बंगाल का रूलर था, ठीक है। जैसे उन्होंने क्रॉस करा तब, अब बाबर क्या होता है, ऑल्दो बाबर, हालांकि बाबर रिवर को क्रॉस कर लेता है और कंपेल द बंगाल एंड द अफगान आर्मीज टू रिट्रीट, और उनको बंगाल और अफगान की आर्मीज को मजबूर कर देता है कि उन्हें वापस जाना पड़ा, ठीक है ना। बाबर रिवर को क्रॉस करता है और कंपेल करता है इनको कि इनकी आर्मी को क्या करता है, पुश कर देता है, ठीक है ना। बंगाल और अफगान दोनों की ही आर्मी शामिल थी, तो दोनों की ही आर्मी को क्या करता है, वो कंपेल कर देता है रिट्रीट करने के लिए, ठीक है, और खुद रिवर को क्रॉस कर देता है और दोनों की ही आर्मी को रिट्रीट करने के लिए, वापस जाने के लिए मजबूर कर देता है, ठीक है ना, बंगाल की और अफगान की। और ये बाबर की एक डिसिसिव विक्ट्री नहीं थी, यानी कि एक निर्णायक जीत नहीं थी ये बाबर की। अब क्या होता है कि जब सिचुएशन सेंट्रल एशिया में बिगड़ने लगी तो बाबर ने डिसाइड किया कि अब एक एग्रीमेंट कर लिया जाए अफगान्स के साथ में। तो उसने क्या करा, एक मतलब ही पुट फॉरवर्ड ए वैक क्लेम फॉर सुजनिटी ओवर बिहार। उसने बोला कि मोस्ट ऑफ इट है, उसने बोला कि मैं ज़्यादा मतलब कि कंट्रोल नहीं करूँगा इधर की साइड में, तुम्हारे ऊपर ही मतलब इसकी पावर रहेगी, तुम्हारे ऊपर ही मतलब इसका सुजैरिटी रहेगी, ठीक है। अफगान्स को ही ज़्यादातर पार्ट छोड़ दिया था। जब वो आगरा वापस लौट करके आ गया तो थोड़े से पीरियड के बाद में ही उसे मतलब कि जब वो काबुल जा रहा था तो बाबर की जो है डेथ हो गई। कहाँ पे हुई, लाहौर के पास में, ठीक है ना। वो कहाँ जा रहा था, काबुल जा रहा था, ठीक है ना। काबुल जाते समय वे टू काबुल के अंदर यानी ईस्ट में वो पूरी तरीके से नहीं जीत पाया था। वे टू काबुल में बाबर की क्या हो गई, डेथ हो गई थी, ठीक है ना। और बाबर की डेथ हुई कहाँ पर थी, नियर लाहौर। वो काबुल वापस जा रहे थे तो वापस जाते समय रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई थी लाहौर के पास में। अब बाबर का इंडिया में एडवेंट का क्या सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आंसर राइटिंग में, कि आपको हर चीज़ का सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या निकल के आया। अब बाबर इंडिया में एडवेंट करता है, उसके सिग्निफिकेंस बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से है। पहली बार ऐसा हुआ था कि फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस कुशान एम्पायर के डाउनफॉल के बाद में पहली बार ऐसा हुआ कि काबुल और कंधार जो थे वो हमारे नॉर्थ इंडिया के एम्पायर का क्या बन गए, इंटीग्रेटेड पार्ट बने,
यानी कुशांस थे जब उन्होंने काबुल कंधार को जीता था। और उसके बाद में पहली बार ऐसा हुआ बाबर के टाइम पे कि काबुल कंधार हमारी नॉर्थ इंडिया के क्या बन गए, इंटीग्रेट पार्ट बन गए। और सिंस दिस एरिया हमेशा से इन एरिया ने हमारे इंडिया में इन्वेंशन के लिए एक स्टेजिंग प्लेस की तरह रहे हैं। हमेशा काबुल और कांधार में रूलर जो रहे हैं उन्होंने हमेशा इंडिया को इन्वेट करने की कोशिश की है, इन्वेंशन की कोशिश की है, जिस किसी ने भी डोमिनेट किया है यहाँ पे। तो बाबर के बाद बाबर के जो सक्सेसर थे उन्होंने इंडिया की सिक्योरिटी और एक्सटर्नल इन्वेंशन से ऑलमोस्ट 200 साल तक एबल करते रहे। यानी बाबर एंड हिज सक्सेसर वाज एबल टू गिव टू इंडिया सिक्योरिटी फॉर एक्सटर्नल इन्वेंशन फॉर। और ये भी हुआ कि बाबर के यहाँ पे आने के बाद में बाबर के सक्सेसर के यहाँ रहने तक कम से कम 200 साल तक किसी भी फॉरेन का इन्वेंशन भारत में नहीं हुआ। ठीक है ना, कम से कम 200 साल तक बाबर और बाबर के सक्सेसर की नॉर्थ इंडिया में होने से किसी भी फॉरेन इन्वेंशन का क्या नहीं हुआ, इन्वेंशन नहीं हुआ, कोई भी फॉरेन एक्सटर्नल इन्वेंशन नहीं हुआ। इकोनॉमिकली देखा जाएगा तो जो कंट्रोल था काबुल और कंधार पे उसने इंडिया के फॉरेन ट्रेड को इन्हेंस किया था। ठीक है ना, इकोनॉमिकली भी देखा जाता है, पॉलिटिकली भी हम देख सकते हैं। तो पहले हम जब पॉलिटिकली देख रहे थे तो हम क्या देख रहे थे, नो इन्वेंशन, यानी कोई इन्वेंशन नहीं हुआ था अप टू कितने साल तक, 200 ईयर्स तक। ठीक है, और ये हुआ किस वजह से नहीं था, बाबर और उसके सक्सेसर रहे नॉर्थ इंडिया में जब तक। ठीक है ना, बाबर और उसके सक्सेसर्स। उसके बाद में हम देखते हैं कि इकोनॉमिकली क्या डोमिनेंट हुआ। इकोनॉमिकली ये हुआ हमें फ़ायदा कि जब हम लोगों ने काबुल और कांधार को हमारे कंट्रोल में आए तो काबुल और कांधार का इफेक्ट क्या पड़ा, काबुल और कांधार ने क्या करा, स्ट्रेंथन किया। ठीक है ना, स्ट्रेंथन किया किसको, हमारे ट्रेड को। ठीक है ना, ट्रेड को। और इंडियन फॉरेन ट्रेड को स्ट्रेंथ करने का रीज़न क्या बन गया, हमारे काबुल और कांधार का हमारे पास होना। तो काबुल और कांधार ने क्या करा, स्ट्रेंथ किया इंडियन फॉरेन ट्रेड को। ठीक है ना, हालांकि ये दोनों टाउन जो थे स्टार्टिंग पॉइंट्स थे कारावान्स मीन फॉर चाइना। और इसी पॉइंट्स के थ्रू हमारे जो कारावान्स थे वो कहाँ जाते थे, कारावान्स हमारे कहाँ कहाँ जाते थे, चाइना जाते थे। ठीक है ना, ट्रेड वाले जो होते हैं जिनमें रख के सामान जाता था, और मेडिटेरेनियन सी तक जाते थे। ठीक है ना, इन दोनों प्लेसेस तक जाते थे हमारे जो ट्रेड के जो सामान थे काबुल और कांधार से, चाइना और मेडिटेरियन सी तक। ठीक है ना, उसके बाद में इंडिया जो थे उसका बहुत बड़ा ग्रेट ट्रांसएशियन ट्रेड हो गया। यानी इंडिया का जो रोल था क्या हो गया, अब बहुत इंक्रीज़ हो गया, यानी ग्रेटर शेयर हो गया। यानी कि जो व्यापार होता था कहाँ पर, ट्रांस एशियन ट्रेड में, ट्रांस एशिया में जो व्यापार होता था वहाँ पे इंडिया का जो शेयर था वो कैसा हो गया, हाँ, ट्रांस एशियन शेयर में ग्रेटर हो गया। ठीक है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो गया। कहाँ पे, ट्रांस एशियन ट्रेड इंडिया का काफ़ी ग्रेटर हो गया। नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ, बाबर ने पावर लोधीज की पावर को ख़त्म कर दिया। राजपूत कॉन्फिडरेंसी जो राणा सांगा के द्वारा हुई थी उसको भी स्मैश कर दिया था, है ना। उसने बैलेंस ऑफ पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। काफ़ी लंबे समय के बाद में जब उसने ऑल इंडिया एम्पायर स्टेबलाइजमेंट किया तो बहुत सारी कंडीशन जी वो फुलफिल नहीं हो पाई थी, जिनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो वो फुलफिल करना चाहता था, इच्छा प्राप्त, लेकिन वो इच्छाओं को वो प्राप्त नहीं कर पाया था। तो बाबर ने क्या शो करा, एक स्किल कॉम्बिनेशन। बाबर ने क्या शो किया था, स्किल कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिलरी एंड कैवेलरी। ठीक है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन बाबा ने सक्सेसफुली यूज़ किया, उसमें वो बाबा सक्सेसफुली भी रहा। 2 युद्ध में उसने हमने देखा, आर्टिलरीज का और कैवेलरी का, आर्टिलरीज और कैवेलरी दोनों का यूज़ किया बाबर ने और उनमें वो सक्सेस भी रहा। ठीक है, उसकी जो जीत थी उसमें क्या हुआ था, गन पाउडर का जो मतलब कि यूज़ था अब वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। इंडिया में गन पाउडर और आर्टिलरीज और गन पाउडर और जो आर्टिलरीज उनका पॉपुलाइजेशन हो गया था। यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अब कॉमन हो गया था। अब इसको यूज़ करना क्या हो गया था, कॉमन हो गया था युद्ध के अंदर, क्योंकि इसका दोनों गन पाउडर का और आर्टिलरी का इंडिया के अंदर पॉपुलराइजेशन करने का काम किसने कर दिया था, बाबर ने कर दिया था। ठीक है ना, अपने युद्ध में इसको इस्तेमाल करके। ठीक है, और दूसरी बात इसमें क्या हुआ था, देयर बाय रिड्यूसिंग द इम्पोर्टेंस, और इससे क्या हुआ, फोर्स का जो इम्पोर्टेंस था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है ना, यानी कि इम्पोर्ट्स रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ फोर्ट। अब आगे देखते हैं, तो ये सब सिग्निफिकेंस चल रहे हैं। बाबर ने क्या करा, एक न्यू मोड ऑफ वारफेयर इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर, जिसमें गन पाउडर को यूज़ किया। तो गन पाउडर इंडिया में पहले भी यूज़ हुआ था, ठीक है ना, नई मिलिट्री मेथड्स जो यूज़ होते एज वेल एज बाय हिज पर्सनल कंडक्ट। लेकिन बाबर ने दोबारा से रीएस्टेबलाइज करा क्राउन की प्रेस्टीज को, जो कि फिरोज शाह तुगलक के डेथ के बाद में ख़त्म हो गई थी। ठीक है ना, बाबर ने क्या किया था, बाबर ने रीएस्टेबलाइज किया था। ठीक है, किसको रीएस्टेबलाइज किया था बाबर ने रीएस्टेबलाइज किया था क्राउन की प्रेस्टीज को। ठीक है, प्रेस्टीज ऑफ
क्राउन को। तो प्रेस्टीज ऑफ क्राउन को रीस्टेबलाइज करा कब, जब क्योंकि प्रेस्टीज जो थी वो क्राउन की वो ख़त्म हो गई थी कब, जब फिरोज शाह तुगलक की डेथ हो गई थी। यानी फिरोज शाह तुगलक के बाद ऐसा कोई रूलर नहीं आया था जिसने क्राउन की प्रेस्टीज को मेंटेन किया हो। तो बाबर ने क्या करा था, रीस्टेबलाइजमेंट किया था किसका, द प्रेस्टीज ऑफ क्राउन का, आफ्टर द सिंस द डेथ ऑफ द फिरोज शाह तुगलक। हालांकि सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी ने कोशिश की थी इसको रीस्टेबलाइज करने की, लेकिन अफगान का जो आइडियाज़ थे वो ट्राइबल इंडिपेंडेंसी थे और इक्वलिटी हैड रिजल्टेड इन ओनली अ पार्शियल सक्सेस। ट्राइबल आपस में इक्वलिटी रखते थे, कोई एक फेमस मतलब कि एक ही रूलर की नहीं चलती थी, सभी अफगान्स की चलती थी। तो इस चक्कर में क्या हुआ था, वो इस इक्वलिटी को बहुत कम सक्सेस प्राप्त कर पाए थे, ठीक है ना। तो बाबर की जो प्रेस्टीज थी, बीइंग डिसेंडेंट ऑफ टू और द मोस्ट फेमस वॉरियर्स ऑफ एशिया। दूसरी ये थी कि काफ़ी दो फेमस जो वॉरियर्स थे एशिया के, चंगेज़ और तैमूर, इन दोनों का डिसेंडेंट था। तो ये भी बाबर की क्या थी, प्रेस्टीज थी, ठीक है ना, चंगेज़ और तैमूर, ठीक है। नॉन ऑफ हिज नोबल कोड देयर फॉर क्लेम स्टेटस ऑफ इक्वलिटी विद हिम और इंस्पायर्ड टू हिज थ्रोन। और ये जो मुगल्स जो थे ना, इनमें जो वो सक्सेशन का जो रूल होता था वो ये होता था कि बड़ा बेटा मतलब कि वो रूल करेगा, ऐसा कंफर्म नहीं होता था। इसमें ये होता था कि जो भी एरिया होगा, इन लोगों ने इसको तैमूर की जो मतलब कि ट्रेडिशन था उसको माना था, और जितना भी पिताजी के पास में कंट्रोल में एरिया होगा वो सारा एरिया क्या हो जाएगा, सभी बेटों में बराबर इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ये इनका सक्सेशन रूल था, ठीक है ना, मुगल्स का, ठीक है। अब क्या होता है, तो चैलेंज आ गया पोजीशन का कि कुड कन ओनली फ्रॉम तिमूर प्रिंस। अब बाबर जो था उसने इंडियड हिमसेल्फ टू हिज बैक बाय हिज पर्सनल इक्वलिटीज। ही वॉज ऑलवेज प्रिपेयर टू शेयर द हार्डशिप विद हिज सोल्जर। वंस एट द हाइट ऑफ विंटर बाबर वाज रिटर्न टू काबुल, ठीक है ना। देखो काफ़ी उसने प्रिपेयर करा, काफ़ी उसके सोल्जर्स ने हार्डशिप किया, वर्क किया हार्ड, और ख़ुद को प्रिपेयर किया। लेकिन जब विंटर होता था तो बाबर काबुल में रिटर्न होकर आ जाता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ा करती थी और हॉर्सेज जो होते थे इस तरीके की बर्फ़ में नहीं रह सकते थे, और सोल्जर जो थे उनको भी बहुत दिक्कत होती थी, ठीक है ना। तो बिना किसी हेजिटेशन के बाबर ने क्या करा था, बैक ब्रेकिंग टास्क ज्वाइन किया था, ठीक है ना। एट एवरी स्टेप द स्नो केम अप इन द वेस्ट ऑफ द चेस्ट, और हर स्टेप पर चलने पर जो बर्फ़ थी वो उनके चेस्ट पर गिर रही थी। लेकिन कुछ स्टेप के बाद जो मैन फ्रंट में थे उन्होंने एग्जॉस्ट किया। और दूसरी बात क्या थी कि जब 10, 15 और 20% जो थे वो स्नो में स्ट्रेपल्ड हो गए, उसके बाद में घोड़े जो थे उन्होंने इसको पास किया, और बाबर को फॉलो करते हुए बहुत सारे टास्क में जो बाबर की सेना बाबर के साथ में रही और उनको ज्वाइन किया। बाबर जो था उसने ही वाइन और गुड कंपनीज एंड वाज अ गुड एंड मैरी कंपेनियन। उसने क्या करा था, बाबर वाज फॉन्ड ऑफ वाइन एंड गुड कंपनी एंड वाज अ गुड एंड मैरी कंपेनियन। बाबर में काफ़ी बैलेंसिंग था कि वो किस तरीके से मतलब कि वाइन का भी यूज़ करता था और कंपनी भी गुड रखता था, साथ ही साथ में कंपेनियन और दया का भाव भी उसके अंदर था। यानी कि वाइन का यूज़ करने के बाद जो अग्रेसिव नेचर था बाबर उसमें काफ़ी बैलेंसिंग में रहता था। दूसरी साथ में ये भी था कि हार्ड टास्क मास्टर थे उसके साथ में, और उसके जो साथ में लोग थे वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करा करते थे, बहुत ध्यान रखा करते थे, ठीक है ना। और उसके बाद में कोई वन नॉट डिसलॉयल, और उसके साथ में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने फॉल था, और एज लॉन्ग एज दे वर नॉट, और काफ़ी लंबे समय तक कोई डिसलॉयल भी नहीं रहा था उनके साथ में। उसने सेम एटीट्यूड जो था अफगान्स के साथ में, इंडियन नोबल्स के साथ में भी अपनाया था। हालांकि उसने इक्वलिटी भी बहुत की थी, है ना, फ्रॉम हिज एंसेस्टर, अपने एंसेस्टर की तरह। लेकिन उसने जो जैसे कि सिर से शरीर से सिर को अलग कर देना है, ये भी उन्होंने किया था। पर्सनल क्वालिटी भी इन्होंने काफ़ी की थी, काफ़ी हर्ष थी जब तक बाबर मतलब रहे थे इन द कंटेंस्ट ऑफ हर्ष टाइम इन विच बाबर लिव्ड। उसके बाद में ऑर्थोडॉक्स जो सुन्नी होते थे, बाबर जो थे उन्होंने सुन्नीस को बाइकआउट नहीं किया, उनका जो रिलीजियस डिवाइन था उसको भी बाबर ने चलने दिया। बाबर ने जो ऑर्थोडॉक्स सुन्नी के थे उनको मतलब कि बाइकआउट करने की बजाय उनका धर्म भी उनको साथ में चलने दिया। दूसरी बात ये था कि बेटर सेक्टेरियन थे, यानी कि अच्छे मतलब कि धार्मिक व्यक्ति थे वो। शियाज और सुन्नी जो ईरान में थे और तुरान में थे, यानी शिया जो ईरान में रहते थे, सुन्नी जो तुरान में रहते थे। उनका फ्री जो कोड जो था फ्री था, वो मतलब किसी भी धर्म को मानने वाला जो पर्सन था वो थियोलॉजिकल और सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट जो था वो उससे फ्री थे। यानी वो किसी भी तरीके से ऐसा नहीं करते थे ये सुन्नी का मेरे कोर्ट में है तो इसे ख़त्म कर दिया जाए, या ये सिया का है। वो क्या करते थे, काफ़ी लिबरल थे किसमें, थियोलॉजिकल सेक्टेरियंस में, इस थॉट में काफ़ी लिबरल थे। तो उनका जो कोड था वो फ्री था थियोलॉजिकल और सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट से, सिया और सुन्नी के। उन्होंने जब सांगा के अगेंस्ट में बैटल किया था तो उन्होंने जिहाद घोषित किया था, और उन्होंने गाजी की उपाधि ली थी जब वो जीत गए थे। पहले उन्होंने जिहाद घोषित किया जब उन्हें लग रहा था कि वो वार में कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में बयाना को जीत लिया था राणा सांगा ने, तो बाबर को लगा था कि वो कमज़ोर हो रहे हैं। लेकिन जब बाद में बाबर जो था उसकी विक्ट्री हो गई थी तो उसने मतलब कि गाजी की उपाधि ली थी, ठीक है ना। इसे
अपने पॉलिटिकल रीजन को क्लियर करने के लिए। और साथ ही कुछ एग्जाम्पल ऐसे इसमें टेम्पल्स का भी डिस्ट्रक्शन किया है। तो बाबर जो था वो काफ़ी लर्नड पर्सन था, यानी काफ़ी पढ़ा लिखा था, उसे पर्शियन और अरेबिक दोनों भाषाएं आती थी, ठीक है ना। और वो 2 फेमस राइटर बुक भी लिखी थी उसने, ठीक है ना। तो बाबर जो था उसे हम लर्नड मैन कह सकते हैं, ठीक है। लर्नड मैन ऐसा होता है जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, क्यों? क्योंकि वो पर्शियन लैंग्वेज भी जानता था और साथ ही साथ वो अरेबिक लैंग्वेज भी जानता था, दोनों ही लैंग्वेज का ज्ञान उसे था। और 2 फेमस राइटर हैं टर्किश लैंग्वेज में, उन्होंने विद हिज मदर टंग एज वन ऑफ द 2 मोस्ट फेमस राइटर्स इन द टर्किश लैंग्वेज विच वाज वन हिज मदर टंग। एक उनकी मदर टंग में है, जैसे है तुजुके बाबरी। जो तुजुके बाबरी उन्होंने लिखी है वो तुर्की भाषा में लिखी है, जो कि उनकी क्या थी, तुजुके बाबरी जो थी वो उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी थी, जिन्होंने खुद लिखी थी। कौन सी भाषा में लिखी थी? तुर्क भाषा में, ठीक है ना। और उसके अंदर कुछ मसनवी और तुर्किश ट्रांसलेशन भी है, जिसमें सूफी वर्क के बारे में भी बताया गया है। बहुत सारे फेमस पोइट और आर्टिस्ट इस टाइम पर थे, जिन्होंने बहुत सारा मेमोरी वर्क किया था कि, और वो बहुत ज़्यादा नेचुरलिस्टिक भी था। बाबर जो था वो कौन था? वो एक नेचुरल यानी प्रकृति से प्रेम करने वाला भी था। उसने इंडिया के फ्लोरा और फौना के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है अपनी बुक के अंदर, जिसका नाम था तुजुके बाबरी, ठीक है ना। उसके बारे में उसने काफ़ी डिस्क्राइब किया है। बाबर ने एक नया कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया था, द स्टेट विच वाज टू बी बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ एंड प्रेस्टीज ऑफ द क्राउन। अब सेंस उसने एक ये जो कॉन्सेप्ट था इनका, काफ़ी अच्छा था। जो न्यू कॉन्सेप्ट जो था इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो ये था कि जो स्टेट है, ठीक है, जो स्टेट है उसको जो है बेस होना चाहिए, टू बी बेस्ड, उसको बेस्ड होना चाहिए किस पे? स्ट्रेंथ पर, ठीक है ना। टू बी बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ और प्रेस्टीज, यानी जो राजा है, राजा की जो सत्ता है वो उसको जो है स्ट्रेंथ और क्राउन की प्रेस्टीज पर बेस होना चाहिए, ठीक है ना। क्राउन की प्रेस्टीज पर बेस होना चाहिए, हालांकि किसमें? किसी भी प्रकार का कोई भी रिलीजियस और सेक्टेरियन बाइगॉटरी की बजाय, यानी अब्सेंस उनके वैसे भी कोर्ट में क्या था? जो रिलीजियस और सेक्टेरियन बाइगॉटरी थी उसकी अब्सेंस थी। वो इसको अपने कोर्ट के अंदर नहीं लाना चाहते थे, क्यों? क्योंकि वो ये मानते थे कि जो स्टेट है उसको बेस्ड होना चाहिए, किसके बेस्ड पे होना चाहिए? स्ट्रेंथ और प्रेस्टीज ऑफ क्राउन के बेस्ड पे होना चाहिए, उसमें रिलीजियस और सेक्टेरियन बाइगॉटरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और उन्होंने काफ़ी अच्छे से कल्चर को और फाइन आर्ट्स को भी फॉस्टर किया, ठीक है ना, क्योंकि वो नेचुरलिस्टिक थे तो उन्होंने फॉस्टरिंग की थी, किसकी की थी? कल्चर की थी। उन्होंने कल्चर को और फाइन आर्ट्स को दोनों को ही उन्होंने फॉस्टर करने की, प्रिवेंट करने की कोशिश की थी, हालांकि उनके पास टाइम कम था। और कल्चर और फाइन आर्ट को प्रिवेंट करने में आगे उनके जो सक्सेसर रूलर्स हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो अब इससे आगे क्या है? हुमायूं। हुमायूं के बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।